फिल्म की शुरुआत में हमें बोंग नाम के एक युवक से मिलवाया जाता है। बोंग खाना पकाने में बेहद प्रतिभाशाली है और ब्लू हाउस में सबसे कम उम्र का शेफ है, जो दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है। उस शाम बोंग को पता चलता है कि सदन एक चीनी राजदूत के लिए एक डिनर पार्टी आयोजित कर रहा है। राजदूत मछली की हड्डी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए बोंग को हिदायत दी जाती है कि वह बिना हड्डियों वाला एक स्वादिष्ट मछली व्यंजन तैयार करे। बोंग उनके निर्देशों का पालन करता है और तुरंत पकवान बनाना शुरू कर देता है। रात होने पर रात का खाना तैयार है और राजदूत की सेवा की। अफसोस की बात है कि जैसे ही दूत मछली को काटता है, उसे उसमें एक कांटा मिल जाता है। यह बोंग को एक गंभीर दुविधा में डाल देता है, क्योंकि कई गार्ड उसे खोजने के लिए हवेली की तलाशी लेते हैं। निम्नलिखित दृश्य में घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों की एक जोड़ी बोंग के अपार्टमेंट में आता है और उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। बोंग जानता है कि वह मुसीबत में है, इसलिए वह कोशिश करता और हैबालतनी से भाग जाता है, जबकि अधिकारी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। कार्रवाई में बोंग दुर्भाग्य से नीचे एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है, जिससे उसका सिर नीचे की ओर धंस जाता है। पोखर किसी कारण से वह गिरता रहता है, जैसे एक महिला उसकी ओर तैरती है और उसके होठों पर एक चुम्बन लगाती है। जब बोंग जागता है तो वह खुद को एक अजीब बिस्तर और एक अजनबी कमरे में पाता है। बोंग लगता है कि कुछ गलत है और तुरंत पास के एक दर्पण के पास जाता है। उसका प्रतिबिंब उसे चौंका देता है, जैसा कि बोंग को पता चलता है कि वह एक महिला बन गया है। वह एक सेकंड के लिए सोचता है, लेकिन अंतिम रूप देता है कि वह गिरने के कारण सपना देख रहा होगा। बोंग यह पता लगाने के लिए कमरे से बाहर निकलता है कि क्या है चल रहा, लेकिन बाहर दर्जनों महिलाएं मिलती हैं, जो झुकती हैं और उन्हें योर हाइनेस कहती हैं। हैरान इसके द्वारा बोंग इमारत के बाहर दौड़ता है, लेकिन अचानक उसके पेट में ठंडक महसूस होती है। यह तब है जब बोंग को पता चलता है कि उसने अपना केला खो दिया है। बोंग इससे और शुरू में भयभीत है, का मानना है कि सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए उसकी तस्करी की गई है। हालांकि जब वह अपने परिवेश का अवलोकन करती है तो बोंग को पता चलता है कि उसने समय यात्रा की थी। अतीत एहसास के कारण वह सदमे में चला गया और आखिरकार उसे महल में वापस लाया गया। अगले दिन बोंग उठता है और एक नौकरानी से अपनी वर्तमान की पहचान सीखता है। यह पता चला है कि उसने वर्ष 1851 में जोसियन राजवंश की समय यात्रा की है। इसके अलावा वह अब किमसोयोंग के शरीर के अंदर रहती है, एक शाही वार्ड। मामले को बदतर बनाने के लिए बोंग को पता चलता है कि किम का कार्यक्रम निर्धारित है कि राजा से शादी करो और कुछ ही दिनों में रानी बन जाओ। नौकरानी यह भी बताती है कि उसका शरीर का एक अज्ञात दुर्घटना के बाद झील पर तैरता हुआ पाया गया। किस्मत से पहरेदारों ने पाया और उसे वापस महल में ले आए। यह सुनकर बोंग ने सिद्धांत दिया कि उनकी और किम दोनों की आत्माओं ने स्विच किया होगा और यह अनुमान लगाया कि घर वापस जाने का टिकट झील में है। बोंग नौकरानी से उसे झील तक ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह अंदर कूदने और वर्तमान में लौटने की योजना बना रहा है। अफसोस की बात है, कूदने की उसकी योजना एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है, क्योंकि वह कीचड़ भरी जमीन पर उतरती है। यह पता चला है कि ग्रैंड क्वीन ने महल के नौकरों को रात भर झील को खाली करने का आदेश दिया था, ताकि किसी को फिर से पानी में गिरने से रोका जा सके। बोंग इस खबर से निराश है, लेकिन फिर भी मानते हैं कि वह पानी में उत्तर है, इसलिए वह अपने आप को किसी भी जल स्रोत में डुबाने की सख्त कोशिश करती है। यहाँ तक कि वह पानी की एक बाल्टी में अपना सिर डालने तक जाती है, जिसका मंजिलों सफाई के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि उसके सभी प्रयास निष्फल साबित होते हैं। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। बोंग राजवंश के रीति रिवाजों से अनभिज्ञ है, लेकिन अपनी दासियों की मदद से वह विवाह की आवश्यक रस्में पूरी कर लेती है। उस रात बोंग, जो अब महारानी है, को आमंत्रित किया जाता है राजा के साथ सोने के लिए राजा के कक्ष में। बोंग इस विचार और प्रस्तावों से भयभीत है। उसके बेहोश होना की उम्मीद में राजा को कुछ शराब दिया है। सौभाग्य से राजा सो जाता है। बोंग को बहुत राहत मिलती है। अगले दिन बोंग हैंगओवर के साथ उठता है और कुछ खाने की पेशकश की जाती है। हालांकि वह घिनौने भोजन से घृणा करती है और इसके बजाय रेमन पकाने के लिए शाही रसोइये को एक संदेश देती है। शेफ शब्द से भ्रमित है, लेकिन इसे बनाने की कोशिश करता है। बोंग के निर्देशों के आधार पर विदेशी भोजन रसोइया कई बार पकवान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बोंग हर प्रयास से असंतुष्ट है। पहला व्यंजन भी स्वस्थ है, जबकि बाद के व्यंजन बहुत ही फीके और मसालेदार है। आखिरकार रसोइया परेशान हो जाता है और हार मान लेता है। बोंग को इसे खुद पकाने के लिए कह रहे हैं। बोंग उसकी पाक तकनीकों को याद करते हुए पकवान बनाने का फैसला किया। बोंग शाही रसोई में प्रवेश करता है और तुरंत चाकू उठा लेता है। उसकी नौकरानी चिंता करती है, क्योंकि रानी ने कभी प्रयास नहीं किया बचपन से खाना बनाना, इसलिए नौकरानी अन्य नौकरों के साथ उसकी रसोई घर को गंदा करने के लिए अपेक्षा करती है। हालांकि नौकरों को बहुत आश्चर्य हुआ। बोंग ने बड़ी तेजी और सटीकता के साथ सब्जियां काटना शुरू कर दिया। वह सब कुछ पूरी तरह से सही आकार पर काटती है। अंत में एक उत्तम व्यंजन पकाना। बोंग रेमन को वापस अपने कक्ष में ले जाता है और अपनी दाहिनी नौकरानी के साथ भोजन का आनंद लेती है। वापस रसोई में शेफ बोंग के खाना पकाने क्षमताओं से ईर्ष्या करता है और प्रस्ताव करता है कि भोजन केवल अच्छा दिखता है, लेकिन अच्छा स्वाद नहीं लेता है। उनके सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए रॉयल बावर्ची बर्तन में बचे हुए खाने को आजमाता है। हालांकि जैसे ही उसने काट लिया, वह चकित है
कि यह कितना अच्छा है कि वह झटके में अपना चम्मच भी गिरा देता है। घटनापूर्ण मुठभेड़ के बाद बोंग को अचानक एक विचार आया। नई रानी को पता चलता है कि वह अपनी पाक कला कौशल से शाही परिवार को आसानी से जीत सकती है। ग्रैंड क्वीन ने झील को सूखा दिया, तो अगर बोंग उसे कुछ खाने से खुश कर सकता है, वह झील को फिर से भरने के लिए सहमत हो सकती है। बोंग तुरंत रसोई में लौट आता है, लेकिन ईर्ष्यालु शाही रसोइया अपने अधिकार का दावा करता है और उसे ग्रैंड क्वीन के लिए तैयार भोजन का निरीक्षण करने से मना कर देता है। बोंग इससे चिढ़ जाता है और उसे स्पीड कुकिंग प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता है। रॉयल शेफ शुरू में लड़ाई से पीछे हट जाता है, लेकिन बोंग द्वारा उसे चिढ़ाने के बाद चुनौती स्वीकार कर लेता है। नौकर घंटी बजाता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। मुख्य रसोइया अपना चाकू लेता है और शातिर तरीके से एक गाजर का गुच्छा काटता है। हालांकि रानी के हाथ तेज हैं और जल्दी से कुछ खीरे आसानी से काटते हैं। खाना पकाने के कुछ मिनटों के बाद बोंग की डिश तैयार हो जाती है और वह सबसे पहले घंटी बजाती है। इस प्रकार प्रतियोगिता जीतना। रॉयल शेफ इस पर चिढ़ जाता है और तर्क देता है कि यद्यपि गति महत्वपूर्ण है, स्वाद शेफ के कौशल की अंतिम परीक्षा है। बोंग आत्मविश्वास से सहमत है और रॉयल से अनुरोध करते हैं। व्यंजन निरीक्षक दोनों व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए यह देखने के लिए कि कौन सा बेहतर है। इंस्पेक्टर है बोंग के व्यंजनों से रोमांचित और इसे बेहतर व्यंजन घोषित करता है। उसे लेने के लिए शाही रसोई का प्रभार प्रेरित करता है। बोंग अपने लाभ के लिए अपनी नई अधिग्रहित स्थिति का उपयोग करती है जब वह ग्रैंड क्वीन के भोजन का विश्लेषण करती है। बोंग को अपने खाने के विकल्पों से पता चलता है कि दांत दर्द के अपने हाल के कारण ग्रैंड क्वीन एक अचार खाने वाली है। इस प्रकार बोंग रईसों के लिए नरम बनावट वाला भोजन बनाने का फैसला करता है। बोंग तुरंत काम पर लग जाता है और आलू का दलिया बनाना शुरू कर देता है। पहला, वह बर्तन में कुछ दूध डालती है और सही सामग्री मिलाती है, जैसा कि वह कभी कभी करती है। मिश्रण का स्वाद लेता है। फिर आलू को अंततः बर्तन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद एक सामंजस्यपूर्ण प्रस्तुति के लिए रात के खाने में कुछ फूलों की टॉपिंग के साथ परोसा जाता है। बोंग अंतिम उत्पाद से प्रसन्न होता है और इसे स्वयं ग्रैंड क्वीन तक पहुंचाता है। रानी भोजन का बहुत आनंद लेती है, लेकिन इस बात पर प्रकाश डालती है कि यह व्यंजन एकदम सही नहीं है, क्योंकि यह ठंडा हो गया है। तापमान परिवर्तन के कारण पूरी तरह से मैश किए हुए आलू में गांठ बन गई, इसलिए स्वाद थोड़ा फेरबदल। साथ ही दलिया थाली के किनारों पर गिर गया, जिससे प्रस्तुति भी प्रभावित हुई। बोंग यह सुनकर व्याकुल हो जाता है और उदास होकर वापस महल की यात्रा शुरू करता है। जब में उसकी गाड़ी बोंग ग्रैंड क्वीन को भोजन पहुंचाने के वैकल्पिक साधन पर विचार मंथन करती है। कुछ ही समय बाद वह एक तार्किक विचार के साथ आती है। बोंग एक कपड़ा सिलती है और अपनी नौकरानी को देने के लिए कहती है। कपड़े रॉयल इंजीनियरों के लिए कुछ निर्देशों के साथ। बोंग के निर्देशन में इंजीनियर एक विशेष खाद्य वितरण गाड़ी का निर्माण करते हैं, जो सभी तरफ ठीक से अछूता रहता है कपड़े से। इस बीच बोंग स्वादिष्ट भोजन की एक श्रृंखला तैयार करता है और नौकरों को उन्हें वितरित करता है। नए डिजाइन किए गए कैबिनेट का उपयोग करना। ग्रैंड क्वीन गर्म भोजन प्राप्त करती है और इसका आनंद लेती है। कोई बचा हुआ नहीं छोड़ रहा है। आखिरकार इंजीनियर बोंग लौटते हैं और अच्छी खबर देते हैं। आविष्कार सफल सिद्ध होता है। कुछ दिनों बाद राजा एक विशाल भोज के आयोजन करता है। पूरे देश के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता है। दुर्भाग्य से भोज के दिन रसोइये बीमार हो जाते हैं और शाही रसोई में कर्मचारियों की कमी हो जाती है। बोंग यह नोटिस करता है और मदद करने का फैसला करता है। वह चुपके से भोज से बाहर निकली और रसोई में घुस गई। बोंग को पता चलता है कि पेंट्री में सामग्री कम है, जैसा कि किराने का सामान होना चाहिए। उस दिन सीमित संसाधनों के साथ बोंग के पास इसके अलावा कोई रचनात्मक विकल्प नहीं है। रानी अपनी नौकरानियों के साथ आलू का एक सरल लेकिन अनोखा व्यंजन तैयार करती है। बोंग आलू को एक स्टिक के चारों ओर छीलता है और लपेटता है और इसे कुरकुरा और कुरकुरे बनाने के लिए डीप फ्राई करता है। जब वे पहली डिश देखते हैं तो मेहमान शुरू में नाखुश होते हैं, क्योंकि ये एक शाही भोज के लिए उत्तम दर्जे का उम्मीद करते हैं। हालांकि जैसे ही वे इस अनोखे भोजन को चखते हैं, उनकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वे इसके स्वाद से चकित हैं। बोंग की दूसरी डिश थोड़ी ज्यादा टास्किंग है। रसोई में मांस नहीं है। टमाटर के साथ वेजी बर्गर बनाने के लिए वह रचनात्मक रूप से बीन्स का उपयोग करती है। बोंग अपने आविष्कार से खुश है और इसे मैकडोनाल्ड नाम देते हैं। आधुनिक मैकडॉनल्ड से ही प्रेरित है। आलू परोसने की तरह ही डिश भी स्मैश हिट है। मेहमानों ने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। अंतिम भोजन के लिए बोंग एक क्लासिक बनाता है, एक मोर के साथ जेली मिठाई। वह जेली स्टिक्स और पर विशेष संदेश लिखती है। उन्हें फॉर्च्यून जेली कहते हैं। जैसा कि आपके द्वारा काम पूरा करने के बाद आपको अपना भाग्य पढ़ने को मिलता है। भोजन के बाद मीठा। मेहमान क्लासिक जेली का आनंद लेते हैं और अपने अपने भाग्य को पढ़ने का आनंद लेते हैं। शुरुआती अड़चनों के बावजूद बोंग के खाना पकाने के लिए धन्यवाद भोज एक स्मैश हिट है। ग्रैंड क्वीन जो भोज में भी शामिल हुई, बोंग के कौशल और से प्रभावित है। अंत में उसे एक अनुरोध करने के लिए कहता है। बिना किसी झिझक के बोंग झील को फिर से भरने के लिए कहता है। ग्रैंड क्वीन उसके अनुरोध को स्वीकार करती है और नौकरों को काम पर काम शुरू करने का आदेश देती है। अफसोस की बात है, जैसा कि यह 19वीं शताब्दी है, इस कार्य में सहायता के लिए कोई उन्नत मशीनें नहीं है। इसलिए नौकर कर सकते हैं केवल लकड़ी की बाल्टियों के साथ मैन्युअल रूप से पानी का परिवहन करें।
नौकरों के रूप में प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से धीमी है। शहर के कुएं से झील तक एक लंबी यात्रा करें। बोंग इससे नाराज है और तेजी से साथ आता है एक नया तरीका। वह प्रत्येक नौकर को एक स्थान पर रहने के लिए कहती है और बस बाल्टी पास करती है एक व्यक्ति दूसरे को। लोग सिस्टम से खुश है क्योंकि यह काम को आसान बनाता है और तेज। वे सभी कार्य जारी रखते हैं और उस पर धैर्य से काम करते हैं, जबकि बोंग लंबी प्रक्रिया की देखरेख करते हैं। कई दिन बीत गए लेकिन झील अभी तक नहीं भरी है। बोंग जल्द ही इंतजार करते करते थक जाता है और निराश बन जाता है। सौभाग्य से एक भारी गिरावट शुरू होती है जो धीरे धीरे झील को पानी देती है। बोंग मौसम परिवर्तन से बहुत खुश है और बारिश के नीचे उत्साहपूर्वक नृत्य करता है। कुछ घंटों बाद झील भर जाती है और बोंग किनारे पर जाता है और एक आधारशिला पर अपना नाम अंकित करता है। इसके बाद वह झील में कूद जाती है और पानी के नीचे डूब जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने फिल्म की शुरुआत में की थी। जब बोंग की नींद खुलती है तो वह खुद को अस्पताल में पाकर हैरान रह जाता है और देखता है कि एक अधिकारी उसके बिस्तर से कुछ मीटर की दूरी पर सो रहा है। वह चुपचाप बाहर खिसकने की कोशिश करता है लेकिन अधिकारी जाग जाता है और तेजी से पीछा करता है। बोंग उससे दूर होने का प्रबंधन करता है लेकिन दो और अधिकारी दिखाई देते हैं और उसे घेर लेते हैं। हताश होकर बोंग एक ऊंचे मंच से नीचे कूदता है, सड़क पर दौड़ते हुए आदमियों से बचता है। वह तुरंत एक सार्वजनिक पुस्तकालय की ओर जाता है और एक इतिहास की किताब की खोज करता है। वहाँ वह जोसियन राजवंश के बारे में एक प्रकाशन पाता है और मुस्कुराता है, यह जानकर कि वह अब इतिहास का हिस्सा बन गया है। हालांकि पीछा करने वाले अधिकारियों के पुस्तकालय में पहुंचने पर यादों के लेन में उसकी पुरानी यात्रा तेजी से बाधित हो जाती है। बोंग फिर से भागने की कोशिश करता है लेकिन अधिकारी समझाते हैं कि वे उसे गिरफ्तार करने के लिए वहाँ नहीं है। यह पता चला है कि जोसियन युग की उनकी समय यात्रा के कारण वर्तमान को बदल दिया गया है। अब पुलिस उसका पीछा नहीं कर रही है। इसके बजाय वे उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ हैं, क्योंकि बोंग अब एक विसल ब्लोअर है और उसने भ्रष्टाचार के लिए एक उच्च पदस्थ अधिकारी का पर्दाफाश किया है। बोंग पास के एक कंप्यूटर पर जाता है और अपने दावों की पुष्टि करने के लिए वेब पर खोज करता है। इसके तुरंत बाद उसे पता चलता है कि वे सच को इतिहास बता रहे हैं और वर्तमान दुनिया वास्तव में बदल गई है। फिल्म सड़क पर खड़े बोंग के साथ समाप्त होती है क्योंकि वह एक सकारात्मक संदेश देता है कि कैसे अतीत में एक छोटा सा बदलाव भविष्य को बहुत प्रभावित कर सकता है।